नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में और मैं हूं अनुरिता सक्सेना। सितंबर का माह पूरा राष्ट्र जो है वो राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रहा है। हम मनुष्यों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शक्ति के लिए एक संतुलित भोजन जिसमें खूब सारा पोषण हो की आवश्यकता होती है। वही तो हमें ऊर्जा देता है कि हम अपने रोज की दिनचर्या को और रोज के जो कार्य हैं उनको कर सकें और एक स्वस्थ जीवन बिता सकें। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है उसका एक बड़ा भाग जो है उसको ये पोषण प्राप्त नहीं हो पाता, खास करके हमारी महिलाओं को और बच्चों को। इसकी दो वजह बताई जाती हैं। एक ये कि सही जानकारी की कमी होती है, यानी कि पोषण क्या है और अच्छा पोषित भोजन क्या होता है, और दूसरा पोषण से भरपूर भोजन की कमी भी। तो इन्हीं दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत करी 2018 में, जो कि 8 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान से शुरू करी। और हमारा जो ये राष्ट्रीय अभियान है उसने बहुत सी जगहों पर बहुत सफलता भी प्राप्त की है। इस वर्ष ये माह जो है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है और इसके दो खास केंद्र बिंदु हैं। एक है महिला और स्वास्थ्य और दूसरा है बच्चा और शिक्षा। और इसके लिए हमारी सरकार क्या क्या कर रही है, हम अपने आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय पर बात करेंगे। और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर प्रियंका, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं और कैथू में पोस्टेड हैं। डॉक्टर प्रियंका, आपके हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारा ये पोषण अभियान है, इसमें पोषण की परिभाषा भी देखिए अलग ही है। इसको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, यानी कि हर किसी का पोषण जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसी विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम अभियान की बात करें उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि पोषण से अभिप्राय क्या होता है। पोषण एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक साधारण भाषा में समझा जाए तो पोषण से अभिप्राय है जो हमारे शरीर को और मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करे, उसकी वृद्धि में सहायता करे। ऐसा भोजन जो हर तत्व से परिपूर्ण हो और वो इनको पोषित करे, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर सारे इंक्लूडेड हैं। और इन सब से हमें हमारे मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, शरीर की जब वृद्धि हो रही होती है उस समय पे जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा एक यानी कि डॉक्टर साहब जो भी खाना हम खा रहे हैं शुरुआती दिनों से ही, उसमें ये जो आपने 5 तत्व बताए, इनका होना जो है और सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, चिकनाई भी होनी चाहिए, है ना, और फाइबर्स भी होने चाहिए। जी, तो इनके मेन सोर्सेज क्या हैं डॉक्टर साहब, अगर हम प्रोटीन की बात करें, और ये क्या कार्य करती हैं? प्रोटीन्स हमारी शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं, फैट्स नहीं, जो हमारी शरीर की जो वसा है वो नहीं, लेकिन जो हमारी मांसपेशियों का भार होता है वो प्रोटीन से ही बनता है। जी। अच्छा मस्कुलर वेट गेन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत रहती है और हमें अपनी डाइट पे 33% तक प्रोटीन्स लेने चाहिए। प्रोटीन का मेन सोर्स जो रहता है, नॉन वेजिटेरियंस तो नॉन वेज जो खाते हैं, मछली, मीट, हाँ ये सारा हो गया, इन सब से लेते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियंस लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, उनके लिए प्रोटीन बादाम, दालें, इसमें सोयाबीन, टोफू, पनीर, दूध के प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उनमें रहती है, और नट्स में रहती है, जैसे मूंगफली हो गई, बादाम, अखरोट, हर तरह के बीज जो होते हैं, इनमें रहती है प्रोटीन्स, और अच्छी मात्रा में रहती है। उनकी बेसिकली इसमें ये है कि जो शाकाहारी लोग हैं उनको अपनी वैरायटी ऑफ फूड ज़्यादा लेना पड़ेगा इसमें। जी,
थोड़ा सा, जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि 30%, तो यानी कि हमारी थाली है तो उसका 1/3 हिस्सा जो है वो प्रोटीन होना चाहिए। अच्छा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो हमें किस किस से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमें जैसे राइस, आलू, जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो स्टार्ची चीज़ें हैं, जो सीरियल्स हैं, गेहूं है, जो मोटे अनाज हैं, उनसे भी, उनमें हमें फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है और उनसे फैट्स भी कम मिलती हैं। फैट्स कम होती हैं और उसको ज़रूरत है हमारे शरीर में जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी जो चाहिए, वो जो रोज़मर्रा का काम है आपका, एक शरीर को स्फूर्ति चाहिए, ताकत चाहिए, वो सारी कार्बोहाइड्रेट से मतलब उसमें एकदम से इंस्टेंट एनर्जी रहती है, इंस्टेंट एनर्जी। बाकी अच्छा, तो हम मिनरल्स की बात आप कर रही थी, विटामिन एंड मिनरल्स की, तो वो किससे मिलते हैं हम लोग? विटामिन मिनरल्स बेसिकली हमें जो साग सब्जी रहती है, फ्रूट्स रहते हैं, उनमें इन सब के कंटेंट्स रहते हैं। जो हरी सब्जियां रहती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो रहती हैं, इसमें पालक, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें हमें मिनरल्स का सोर्स रहती हैं। आयरन, मैंगनीज और जिंक वगैरह इसमें रहता है। अगर इसकी मशरूम की बात की जाए तो विटामिन डी इसमें रहता है। हमारे शरीर के लिए इनमें विटामिन ए, विटामिन डी, ई, विटामिन B12, जो शाकाहारी को दोबारा बताना चाहूँगी, शाकाहारी लोगों में B12 की कमी रहती है, उनको इसके सोर्स को कंप्लीट करनी है तो फोर्टिफाइड लेना पड़ता है या फिर कुछ कंटेंट्स रहते हैं। तो B12 का सबसे अच्छा सोर्स क्या बताया आपने? इसमें सी फूड और बाकी जो नॉन वेजिटेरियन डाइट रहती है, जो नहीं, शाकाहारी लोगों के लिए, शाकाहारी लोगों के लिए नहीं इसकी कमी रहती है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम कहें तो हमारा जो प्लेट है उसमें 1/3 तो प्रोटीन हो गया, 1/3 आपके हिसाब से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए और थोड़ी सी रोटी और चावल हो गए, और 5% तक उसमें फैट्स जरूर। घी का इस्तेमाल जो है, और घर का घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, घर का मक्खन और घर का, स्पेशली जो छोटी एज के बच्चे हैं, जो ग्रोइंग एज में है, स्पेशली 5 इयर्स तक के, उनको बहुत ज़रूरत रहती है वसा की। और पानी का क्या रोल होता है? पानी की एसिमुलेशन, जो बेसिकली पानी है वो हमारे जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं उसको एब्जॉर्प्शन में और उसको डाइल्यूशन में, हमारे हर ऑर्गन तक पहुंचाने में पानी हेल्पफुल रहता है जी। पानी बहुत ज़रूरी है और उससे शरीर में स्फूर्ति और रोज़मर्रा की डिहाइड्रेशन जो गर्म इलाकों में रहती है, सर्दियों में जैसे शिमला में पानी की कमी रहती की है वजह से, जी। तो उसके लिए पानी ज़रूरी है ही है। सो मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं डॉक्टर साहब, जब हम लोग पोषण माह की बात कर रहे हैं और अच्छे पोषण से भरपूर भोजन की बात कर रहे हैं, तो हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी खाना खा रहे हैं तो जो भी आपने 5 तत्व बताए हैं वो प्रोपोर्शन में उनकी थाली में होने चाहिए। बेसिकली यही न्यूट्रिशन मिशन का मेन रोल है। रोल ही यही है कि लोगों में सही जानकारी पहुंच सके कि दाल कितनी खानी है, तो रोटी कितनी खानी है, तो सब्जी और फल का कैसे सेवन करना है और कौन से विटामिन्स ज़रूरी हैं। सो अगर हम पोषण की बात करते हैं तो कुपोषण आता है, क्योंकि अगर कुपोषण है तभी सरकार ने ये हमारे पोषण अभियान जो है वो शुरू किया है, क्योंकि हमारे देश में कुपोषण काफ़ी हद तक देखा जाता है। तो कुपोषण के क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर? कुपोषण में जैसे छोटी एज के बच्चे हैं, बेसिकली जो 2 इयर्स तक के बच्चे हैं, और अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो आंकड़े आए हैं उसमें थोड़ा है जो स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट जो बच्चे रहते हैं, ये सारा कुपोषण का लक्षण है। बौनापन, बौनापन और उम्र के हिसाब से कम वजन रहना, ये सारा ये कुपोषण के लक्षण और एनीमिया, रक्त की कमी, खून की कमी कहते हैं, हाँ जी, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, उसमें आयरन डेफिशिएंट भी होता है, नॉन आयरन डेफिशिएंट भी रहता है जी। और साथ में छोटे बच्चे रहते हैं, उनमें डायरिया वगैरह जो रहता है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी रहता है और बाकी जिंक की जिनमें कमी रहती है उनमें भी रहता है। और उन बच्चों में 2 साल तक के बच्चों में ये ज़रूरी है कि डायरिया उनको एक्सेसिव ना होने दिया जाए, उसको विद टाइम कंट्रोल कर दिया जाए, यानी क्योंकि उनके शरीर के जो खनिज पदार्थ हैं वो सारे डायरिया के साथ निकल जाते हैं और अंडर नरिश्ड रह जाता है बच्चा। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, इसी चीज़ को ही तो फुलफिल करने के लिए सरकार ने पोषण माह का शुरुआत करी है, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई जा सके कि एक मदर जो है वो क्या खाए और बच्चे क्या खाएं, और छोटे बच्चे भी और बड़े लोग भी किस तरह का भोजन करें। और जो हमारा इस साल का जो हमारी केंद्र बिंदु है वो है महिला और स्वास्थ्य और हमारे बच्चा और शिक्षा। तो हम इस विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं और आपका जो आयुष विभाग है वो इसमें क्या कर रहा है?
जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित था और इसमें हमारे स्टेट में भी और हर जगह WCD डिपार्टमेंट, महिला बाल स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, यही डिपार्टमेंट इसमें नोडल एजेंसी है। और लाइन डिपार्टमेंट्स हेल्थ, आयुर्वेदा, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, इसका IPH का, और पानी देने वाला जो विभाग है इसमें स्कूल में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में इस साल की जो थीम है उसमें ये इनकलकेट किया हुआ है कि स्कूल्स में, आंगनवाड़ीज़ में इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि वो अच्छा पानी मिले, अच्छे टॉयलेट्स वहाँ पे नीट एंड क्लीन हो, बच्चों को इस चीज़ से बचाया जाए। इसके लिए IPH डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी। जी, बिकॉज मैं भी कहीं पढ़ रही थी कि हर पंचायत को अब पोषण पंचायत बनना होगा ताकि वो सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको लोगों तक पहुंचा सकें। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले तो महिला और स्वास्थ्य की बात करते हैं क्योंकि वो हमारा केंद्र बिंदु है। तो महिलाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या क्या कर रही है? महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार ने हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए और जनरल हेल्थ चेकअप के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रही है, जो RD डिपार्टमेंट पंचायत लेवल पे सुपोषित पंचायत अभियान के तहत, उसमें आयुर्वेदा विभाग से भी और हेल्थ से भी डॉक्टर्स को लिया जा रहा है और वहाँ पे उनका खून की जांच की जा रही है, जो रक्त की कमी पाई जा रही है उनको दवाइयाँ और दूसरा नरिशमेंट और साथ में अवेयरनेस टॉक्स, उनको अच्छा पोषण कैसे मिलेगा उससे रिलेटेड उनको सारी जानकारी दी जा रही है। प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं सुबह के टाइम पे आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा। यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है डॉक्टर साहब, ये हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए है या हमारे शहर की महिलाओं के लिए? ये सबके लिए है, लेकिन इसका मेन केंद्रीकरण जो किया गया ग्रामीण महिलाओं और जो स्लम एरिया में और पॉपुलेटेड जो लेबर का क्लास जो है इनको इन पे थोड़ा सा इनको केंद्रित में लिया गया। तो जैसे डॉक्टर साहब, हमारी जो बहनें इस वक्त ये कार्यक्रम हमारा देख रही होंगी, तो उनको कैसे पता लगेगा कि अगर उनका अभी तक खून की जांच नहीं हुई है या उनके स्वास्थ्य की जांच नहीं हुई है अगर अभी तक, तो वो कैसे इस अभियान में शामिल हो सकती है? एक तो हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी अपनी पंचायत लेवल के कैंप्स में भाग लें, हिस्सा लें, अपने पंचायत प्रधान के द्वारा अपने नियर बाई डॉक्टर्स जो भी आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ जाके मिलें, आंगनबाड़ी सेंटर्स में मिलें और जानकारी एकत्रित करें। दूसरा, वहाँ पे अगर उनकी जाँच नहीं हुई है तो वो खुद से भी लक्षणों को देख सकती हैं, जैसे उनको थकान रहना और चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत आना, सांस फूलना और पैलर सा थोड़ा सफ़ेद सा चेहरा रहना, नाखूनों में एकदम से खून नहीं भरना दबाने पे, थकान, जैसा आपने कहा कि थकान बहुत जल्दी महसूस, जरा सा काम करने के बाद ही थकान सी लगने लगना। तो हमारी जितनी भी बहनें हैं उनको खुद स्वयं अपने पंचायत में जाकर पंचायत अधिकारी से मिलकर अपनी जांच करवानी चाहिए। और अगर इस जांच में डॉक्टर साहब कोई भी महिला जो है वो एनीमिक निकलती है, तब सरकार क्या कर रही है उसके लिए? उसके लिए जो भी एक तो वहीं पे भी कैंप्स में भी दवाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर उसका लेवल नहीं राइज करता है, उसको जब तक वो चेक नहीं कराएगी उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो चेक कराती है अगर उसका लेवल नॉर्मल आ जाता है तो बंद कर दी जाएंगी, अगर नहीं आता है आयरन की टेबलेट्स जो हैं वो उसको दी जाएंगी। और आयुर्वेदिक उसमें भी है, पुनर्नवा मंडूर है, बाकी डाइट में चेंज कराई जाती है, गुड़, काले चने, हरी सब्जियाँ, इन सब के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। सबसे पहले कृमि का हरण किया जाता है, मतलब वर्म इन्फेस्टेशन जो मेन कारण रहता है, और पेट में कीड़े हो जाना। हाँ जी, एक्चुअली बहुत से लोगों को डॉक्टर साहब ये भी नहीं पता होता कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, और अगर उन्होंने कभी एक दफ़ा दवा ले ली तो उनको ऐसा लगता है कि हमने एक दफ़ा तो दवा खा ली, अब आगे दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब, ये भी बताएं हमारी बहनों को कि एनीमिया होता क्यों है। सबसे बड़ी परेशानी है ये हिंदुस्तान में, और ग्रामीण लेवल की महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा है ये, शहर में भी है, लेकिन होता क्यों है, किस वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है महिलाओं को? ये हमारा ठीक से भोजन, जो पोषण नहीं लेना है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। पेट में कीड़े रहना एक दूसरा कारण है, और महिलाओं में जो मासिक स्राव जिनमें रहता है वो अत्यधिक हो जाए उसमें, या फाइब्रॉइड, किसी को सिस्टिक ओवरी रहती है, उन सब में एक्सेसिव जो मेंस्ट्रुएशन रहती है, वो एक ब्लड लॉस जो रहता है उसकी वजह से रक्त की कमी बहुत बड़ा कारण बन जाता है। यानी कि गर्भाशय में अगर कोशिकाएं हो जाएं तो उससे जो है वो खून जो है वो ज़्यादा आने लग जाता है, तो वो भी एनीमिया का बहुत बड़ा कारण होता है। तो हमारा जो ये अभियान है डॉक्टर साहब, इसमें
किस उम्र की महिलाओं पर ये इसका केंद्र बिंदु किस उम्र की महिलाओं को रखा गया है? इसमें जो मासिक धर्म जिनमें रहता है, जैसे 15 साल से लेके 49 ईयर्स तक की एज की जो महिलाएं हैं, उनको मेन केंद्र में लिया गया है, क्योंकि उनमें खून की कमी ज़्यादातर देखी गई है। और हालांकि NFHS के सर्वे में हमारी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उसमें अच्छा रिजल्ट आया है, 50% से 42% पे आ गया है। लेकिन हमारी जो बाकी है उसमें बाकी आम जनता जो है और जो 15 to 49 ईयर्स की एज की ग्रुप की अदर देन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें सब में खून की कमी बढ़ गई है। तो महिलाओं को और साथ में महिलाओं के परिवार वालों को सबको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि महिला जो है वो सही भोजन, एकदम जिसे कहते हैं पोषण से भरपूर भोजन करें, ताकि अनीमिया की शिकार ना हो। देखिए, घर में तो काम महिलाएं करती ही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में तो सिर्फ घरों के साथ साथ वो खेतों में भी काम करती हैं। तो अगर शक्ति नहीं होगी तो फिर खेतों में कैसे काम करेंगी और अपने परिवार का देखरेख किस तरह से करेंगी। तो इसके अलावा एक तो उनके खून की जांच हो गई, और अगर खून की कमी हुई तो उनको आयरन की टेबलेट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए और क्या कर रही है उनको हमारे विभाग की तरफ से योगा कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं समय समय पर। अभी भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में या स्कूल्स में या पंचायत लेवल पे किए जा रहे हैं, जबकि हमारे विभाग ने कुछ योगा इंस्ट्रक्टर्स भी रखे हैं जो आउटरीच एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो उसमें महिलाओं को शारीरिक क्षमता के लिए, हाँ, दोनों तौर पर तैयार करने के लिए योग का सहारा लिया जा रहा है। योग और प्राणायाम दोनों सिखाए जा रहे हैं कि आप शरीर भी स्वस्थ रखें और अपने मन को भी, मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखें। तो डॉक्टर साहब, हमारी कोई बहन अगर ये योगा क्लासेस करना चाहती हैं तो कहाँ संपर्क करें? ये उनको अपने पंचायत ऑफिस में संपर्क करना चाहिए, या नियर बाई उनका जो भी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। सारी पंचायत तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम पंचायत इसमें कवर की गई हैं, और योगा इंस्ट्रक्टर्स विभाग द्वारा रखे गए हैं, यानी जो आउटरीच एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि हर पंचायत जो है वो पोषण पंचायत हो जाएगी, तो वो बिल्कुल सही मालूम पड़ रहा है, क्योंकि पंचायत जो है वो बहुत सारी जानकारी हमारी महिलाओं बहनों को और उनके पतियों को जो है वो दे रही है। तो अगर हम महिलाओं की तो ये बात हुई, इसके अलावा मतलब योगा के अलावा भी किसी और तरह के भी कोई कार्यक्रम चल रहे हैं? हमारे विभाग में एंटीनेटल चेकअप्स भी होते हैं, लेकिन उसकी जो रिकॉर्डिंग है WCD और हेल्थ डिपार्टमेंट में मेनली रहती है, और वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। यानी कि हेल्थ विभाग ने भी ये पोषण माह में महिलाओं की, स्पेशली जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके चेकअप के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए आई थिंक समय समय पे आयरन की टेबलेट्स भी दी जाती हैं, उनको विटामिन भी दिए जाते हैं, उसका पूरा ख्याल, कैल्शियम विटामिन सारा, और उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाता है, वेट, हाइट, BP, शुगर, और साथ में खून की जांच भी की जाती है। और ये हर महीने की 9 तारीख को होता ही होता है नियर बाई स्वास्थ्य केंद्र। और उनको ये जानकारी भी दी जाती होगी कि किस तरह का भोजन करती रहें वो, है किस तरह का भोजन करें, क्या क्या वैक्सीनेशन कराएं, क्या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, एनीमिया की वजह से कोई दिक्कत बच्चे में या माँ में ना आए। जो प्रेग्नेंट फीमेल है, गर्भधारण जिसने किया है, उसमें मैक्सिमम में यही रीज़न रहता है एबॉर्शंस का और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी डिलीवरी का। तो उसके लिए सरकार बहुत सारा कार्य कर रही है, जिसमें सभी को उसका लाभ लेना चाहिए, और जितना हो सके अपनी एनीमिया को दूर करें, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने एंटीनेटल चेकअप कराएं, और एक डॉक्टर के सुपरविज़न में रह के सारी इम्यूनाइजेशन जो भी उनकी रहती है और जो भी उनको टाइम से टेस्ट बताए जाते हैं वो सारे किए जाएँ, तो महिलाओं में ये समस्या जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत कम हो जाएगी। और योग और प्राणायाम के साथ जो है वो थोड़ा खुश प्रसन्न भी रहें, हाँ। क्योंकि जब प्रेगनेंसी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य जो है स्ट्रेस फ्री होके ही आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कहीं पढ़ रही थी कि 1000 डेज 1000 दिन बच्चे की उम्र में बहुत ज़्यादा, फर्स्ट 1000 डेज जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ्रॉम द मोमेंट जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप बताएं, क्योंकि पोषण माह में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। इसमें 1000 दिन जो लिए गए हैं वो पहले प्रेगनेंसी के, जब एक माँ गर्भ धारण करती है, वो वहाँ से लेके डिलीवरी तक के 270 दिन और 365 करके 730 डेज, मतलब पूरे 1000 दिन लिए गए हैं, जिसमें पहले एंटीनेटल के जो पीरियड रहता है, प्रेगनेंसी का जो गर्भ धारण का टाइम रहता है, उसमें माँ को खून की कमी ना हो, अन्य पोषक तत्वों की कमी ना हो, तो वो बच्चे पे भी असर डालती है। जैसे पहले प्रेगनेंसी के पहले जो 3 महीने रहते हैं उसमें फॉलिक एसिड की कमी से बहुत सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और इसमें कमी आना शुरू। यानी कि जो मैं समझ रही हूँ डॉक्टर साहब वो ये कि ये जो 1000 दिन है
प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी एंड डिलीवरी के बाद, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए और माँ के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है। और ये भी मैं सुन रही थी कि जो बच्चे की हाइट और जो ब्रेन का डेवलपमेंट होना होता है वो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 1000 दिन में तय हो जाता है। हाँ जी। तो पोषण का बहुत ख्याल रखें। ये तो हुई महिलाओं की बात डॉक्टर साहब। अब हम लोग आते हैं बच्चा और शिक्षा, इसमें हमारी सरकार क्या कर रही है और इसका केंद्र बिंदु क्या है? बच्चों के लिए जो जैसे डिलीवरी के बाद जब बच्चा आता है तो उस टाइम पे उसका 25% जब बर्थ होता है तो 25% तक ब्रेन डेवलपमेंट होती है, लेकिन बाद में उसके फर्स्ट 2 इयर्स में मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होती है। और उसके लिए वो मतलब आफ्टर डिलीवरी जो बच्चा आता है तो वो पर आवर 700 नए कनेक्शन बनाता है अपने ब्रेन के। तो बेसिकली उसको ब्रेन डेवलपमेंट तभी होगी अगर उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर रहेगा। तो वो छोटे बच्चे का नियोनेट्स का जो पीरियड्स रहता है वो, और जो 2 इयर्स तक का टाइम पीरियड रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी सारी बहनों को समझना है कि छोटे बच्चों के खान पान पे बहुत ज़्यादा ख्याल करें। उनको हर चीज़ खिलाएं, धीरे धीरे कराएं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराएं, ब्रेस्ट फीडिंग कराएं एक्सक्लूसिव 6 महीने तक। तो डॉक्टर साहब, जो हमारा ये महिला बच्चा और शिक्षा है, इसमें स्कूल के बच्चों के लिए क्या हो रहा है, ये बताइए। स्कूल के बच्चों के लिए एक तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेल्थ द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे आयुष विभाग द्वारा भी इसमें कुछ हिमाचल के 3 ब्लॉक्स लिए गए हैं जो एडोलसेंट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। 9 to 19 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं उनके लिए एक सखी कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें उनको फ्री सैनिटरी पैड, नैपकिन्स जितने भी रहते हैं वो फ्री दिए जाते हैं, और साथ में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है, मतलब उनका और उनको अवेयरनेस भी की जाती है। अनीमिया का जांच हो रही है और उनको अवेयर किया जा रहा है कि खाएं कैसे। मैंने अक्सर देखा है डॉक्टर साहब की यंग लड़कियां जो हैं वो बिना खाए कॉलेज और स्कूल आ जाती हैं और अपने स्वास्थ्य को काफ़ी ख़राब करती हैं। तो हमारी ऐसी यंग बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अपना भोजन राजा की तरह करें, सुबह का, दिन का हल्का रखें जिसमें विटामिन्स को मेन लें, और रात का भोजन सबसे हल्का लें जिसमें सूप वगैरह या दाल, जो 1 कटोरी सब्जी, 1 चपाती, 2 चपाती वो ले सकते हैं, लेकिन सुबह का भोजन फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स रहना चाहिए। यानी कि बिना नाश्ता किए कॉलेज और स्कूल आपने नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, अगर उनको एनीमिया निकलता है तो क्या उनको भी दवाई दी जा रही है? हाँ जी, दी जा रही है उनको भी जी। तो वो अपना दवा खाएं और खा के फिर से दोबारा से अपना जो है वो, सबसे पहले तो वर्म इन्फेस्टेशन के लिए डिवर्मिंग ज़रूर कराएं। तभी किसी दवाई का असर भी होगा। अगर पेट में कीड़े रहेंगे तो दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। ये आपने पहले भी कहा डॉक्टर साहब, और हम अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि 6 महीने पे अपना डिवॉर्मिंग की दवा जो है वो ज़रूर खाते रहें। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आपके पेट में कीड़े नहीं हैं तो भी खाते रहें। डॉक्टर साहब, आज आपने यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण माह के अभियान के तहत आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारी सारी बहनें और हमारी जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हम आपसे अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।